आसमान पर सुबह का उजाला फैलने लगा था। मैं दरमियान में 2-3 बार सो भी गया था। बर्फ का मैदान खत्म हो गया और दिन के उजाले में बड़ी बड़ी चट्टानें और जंगल नजर आ रहे थे। पोलिना ने जंगल में एक जगह गाड़ी खड़ी कर दी। हमने थैले में से खुश्क रोटी और खुश्क गोश्त निकाला। मैंने कुल्हाड़ी की मदद से दरख्तों की शाखें काट कर आग रोशन की। पोलिना ने एक केतली में बर्फ डालकर उसे पिघलाया। हमने पानी पिया। रेंडियरों के आगे खुश्क झाड़ियों और बाज दरख्तों की पत्तों वाली झाड़ियां काट कर डाली। रेंडियर मजे से ये चारा खाने लगे। हमने खुश्क गोश्त को गर्म किया और खुश्क रोटी के साथ खाने लगे। फिर हमने चाय बनाकर पी। पोलिना ने कहा, हम यहाँ कुछ देर आराम करेंगे, जानवरों को भी आराम की जरूरत है, पहले मैं सोऊंगी। और वो वहीं अपने लंबे कोट में सिमट सिमटाकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद इमरान को उसके हल्के हल्के खराटों की आवाज आने लगी। इमरान दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। उसने अपने बाएं जबड़े के नीचे आहिस्ता आहिस्ता 2-3 मुक्के मारे, गले को दबाकर नीचे से ऊपर किया और दूसरे लम्हे मुंह से वो छोटी सी स्टेनलेस स्टील की ट्यूब निकालकर उसे देखने लगा। उस नन्ही सी ट्यूब के अंदर भारत और रूस के दरमियान होने वाले फौजी मुआहदे की नेगेटिव फिल्म थी, जिसमें असलहा और उस जंगी साजो सामान के पूरे आदाद शुमार थे जो रूस भारत को फराहम करने वाला था और जो भारत कश्मीर में और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था। उस फिल्म को इमरान ने अपनी जान से लगा कर रखा हुआ था और उस वक्त उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद उस फिल्म को पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले करना था, ताकि पाकिस्तान अपने दुश्मन नंबर 1 भारत के जंगी अजाइम से बाखबर हो सके। इमरान ने फिल्म की ट्यूब वापस अपने गले की पॉकेट में छुपा दी। पोलिना गहरी नींद सो रही थी। उसी रोज आसमान पर बादल गहरे हो रहे थे। लगता था कि बर्फबारी होगी। पोलिना 2 घंटे सोने के बाद उठ बैठी। इमरान ने कहा, बादल गहरे हो गए हैं, बर्फ गिरनी शुरू हो गई तो मुश्किल पेश आएगी, बेहतर है कि यहाँ से निकल चलें। उन्होंने जानवरों को दोबारा गाड़ी के आगे बांधा, चीजें संभाल कर थैले में बंद की और आगे चल पड़े। आगे बर्फ से ढके हुए चटियल मैदान नहीं थे, बल्कि जमीन ऊंची नीची थी। बड़े बड़े पत्थर और बर्फ से ढकी हुई चट्टानें भी थीं और जगह जगह बर्फ पोश दरख्त भी थे, जिनकी वजह से जानवरों को और गाड़ी को चलने में दिक्कत पेश आ रही थी। पोलिना कहने लगी, मालूम होता है हमें गाड़ी को यहीं कहीं छोड़ना पड़ेगा, लेकिन खैर अभी तो चल रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद दोबारा बर्फ के मैदान शुरू हो गए। दोपहर को उन्होंने एक जगह चंद लम्हों के लिए ठहर कर बर्फ कुचल कर चाय बनाई और एक खुश्क रोटी उसके साथ खाई और फिर आगे चल पड़े। पोलिना ने नक्शा देखकर मालूम कर लिया था कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। जैसे ही शाम हुई बर्फ गिरनी शुरू हो गई, साथ ही तेज हवा भी चलने लगी। पोलिना उस मुल्क की रहने वाली थी। कहने लगी, लगता है बर्फानी तूफान आ रहा है, हमें अभी से रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह बना लेनी चाहिए। कुछ स्याह बादलों और कुछ शाम का अंधेरा छाने के बायस रास्ते की समत सही रखना भी मुश्किल हो रहा था। एक जगह 2-3 चट्टानें जमीन से बाहर को निकली हुई थी। बर्फ ज्यादा गिरने लगी थी और हवा भी तूफान की शक्ल इख्तियार कर रही थी और उसका शोर बुलंद हो रहा था। पोलिना ने चट्टान की ओट में गाड़ी रोककर जानवरों को खोलकर दूसरी चट्टान की ओट में बिठा दिया। दोनों रात बसर करने के लिए कोई जगह तलाश करने लगे। जिस चट्टान की ओट में उन्होंने गाड़ी रोकी थी, उसकी दूसरी जानिब चट्टान की दीवार के साथ एक गड्ढा सा बना हुआ था। गड्ढे के अंदर बर्फ जमी हुई थी। इमरान ने कुल्हाड़ी की मदद से बर्फ को खुरच कर इतनी जगह बना ली कि उसमें दोनों घुस कर लेट सकते थे। चट्टान की ओट की वजह से उस तरफ बर्फ के तूफान को चट्टान ने रोक रखा था। पोलिना ने कहा, चलो कहीं से गिरी पड़ी शाखें वगैरह लाकर आग जलाकर थोड़ा खा पी लेते हैं, बर्फ ज्यादा गिरी तो कुछ नहीं मिलेगा। और वो कुल्हाड़ी लेकर इधर उधर झाड़ियां तलाश करने लगे। एक जगह 2 झाड़ियां मिल गईं। इमरान ने कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। पोलिना शाखें इकट्ठी करती जाती थी। नरम शाखें उन्होंने जानवरों के आगे डाल दी और सख्त शाखें जलाकर उन्होंने आग रोशन करके चाय बनाई। थोड़ा थोड़ा खुश्क गोश्त थैले से निकाल कर खाया और सूखी रोटी के 3-3 टुकड़े चाय में डुबो कर खा लिए। उसके बाद वो गड्ढे में घुस कर बैठ गए। गड्ढा चट्टान के थोड़ा अंदर तक चला गया था, जिसके बायस बर्फ उनके ऊपर नहीं गिर रही थी। झाड़ी की चंद एक शाखें लाकर इमरान ने गड्ढे के ऊपर भी डाल दी। दोनों साथी अंधेरे में बैठे थे और बातें करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बाहर बर्फ के तूफान ने शोर मचा रखा था। साइबेरिया की यखबस्ता हवाएं चीखें मारती हुई चल रही थीं। सारी रात बर्फ का तूफान जारी रहा। दोनों किसी वक्त सो जाते और किसी वक्त तूफान का शोर उन्हें जगा देता। इस तरह सारी रात गुजर गई। दिन चढ़ा तो तूफान गुजर चुका था। इमरान ने गड्ढे के ऊपर पड़ी हुई झाड़ियों को एक तरफ हटाया तो बहुत सी बर्फ उसके ऊपर गड्ढे में आकर गिरी। वो मुंह सर लपेट कर गड्ढे से बाहर निकल आए। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। हल्की हल्की बर्फ अभी तक गिर रही थी। वो बर्फ में से गुजरते रेंडियरों के पास गए। रेंडियरों में से 2 गायब थे, सिर्फ 4 बाकी रह गए थे। पोलिना ने कहा, रात को बर्फ के शोर में मैंने भेड़ियों की चीखों पुकार सुनी थी। दोनों जानवरों को भेड़िए उठाकर ले गए होंगे।
बाकी जो जानवर बच गए थे वो भी अपनी असल जगह पर नहीं थे, बल्कि वहां से कुछ फासले पर चट्टान के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने यही 4 रेनडियर गनीमत जाने और उन्हें गाड़ी के आगे लाकर जोत दिया। पोलिना ने नक्शा निकाल कर देखा, कहने लगी, हमें अब मगरिब की समत जरा और बाएं जानिब होकर सफर करना होगा। ये देखो, नक्शे पर जो ये निशान लगे हैं, ये मुल्क ईरान और रूस की सरहद का पहाड़ी सिलसिला है। हमें इन पहाड़ों की दूसरी तरफ जाना है और हम ईरान की सरहद में दाखिल हो जाएंगे। इमरान ने पोलिना से कोई सवाल न किया कि इन पहाड़ों में हम कब पहुंचेंगे और ईरान की सरहदी पुलिस हमें पकड़ लेगी तो हम क्या कहेंगे कि हम कहां से आ रहे हैं। वो जानता था कि ईरान का सरहदी पहाड़ी सिलसिला वहां से बहुत दूर वाक़ है। वो दिन भी उनका सफर में गुजर गया। रात उन्होंने एक जगह बर्फ के अंदर घुसकर गुजारी। बर्फ के अंदर बिल्कुल सर्दी नहीं थी और वो बड़े आराम से सोते रहे। अगले दिन तुलू हुआ तो वो फिर चल पड़े। बर्फबारी रुक चुकी थी और बर्फ के मैदान भी जैसे खत्म हो रहे थे। एक जगह उन्होंने ऊंची जगह से झांक कर दूसरी तरफ देखा। नीचे नशेब में कुछ खेत दिखाई दिए। पोलिना ने किसी कदर खुशी का इजहार करते हुए कहा, खुदा का शुक्र है हम रास्ते से भटके नहीं। दूसरे ये कि बर्फानी मैदान खत्म हो गए हैं। मुझे ये कजाख का इलाका लगता है। अगर ये कजाख ही है तो हमें यहाँ से रेलगाड़ी मिल सकती है। इसके आगे अमाओ की सतह मुर्तफा होगी और फिर ईरान रूस का पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने फिसलनी गाड़ी यानी स्लेज और रेनडियर वहीं छोड़ दिए और पैदल सफर शुरू कर दिया। वो नशेब में उतर कर खेतों में आ गए। ये जवार के खेत थे, 3-4 छोटे से खेत थे। पोलिना ने कहा, इसका मतलब है कि नजदीक ही कोई गांव जरूर होगा। वो दोपहर तक चलते रहे। कहीं बर्फ के टुकड़े आ जाते, कहीं घास के छोटे छोटे मैदान आ जाते। आखिर उन्हें एक गांव नजर आ गया। ये 10-12 झोंपड़े नुमा मकान थे। पोलिना ने एक औरत से रूसी जबान में गांव का नाम पूछा। उसने कोई नाम बताया। दोनों ने कुछ देर बातें की। उस औरत का आदमी भी आ गया। पोलिना ने मियाँ बीवी को अपने बारे में कुछ कहकर मुतमईन कर दिया। उन्होंने दूध के साथ जवार के आटे की पकी हुई रोटियां खाने को दी। पोलिना ने उनसे बहुत सी मालूमात हासिल कर ली थी। 1 घंटा वहां आराम करने के बाद दोनों एक बार फिर आगे चल पड़े। देहाती मियाँ बीवी से उन्हें जो मालूमात हासिल हुई थी वो ये थी कि आगे 50 मील के सफर के बाद अशकाया का कस्बा आएगा, जहां से उन्हें कजाखकोफ तक रेलगाड़ी मिल जाएगी। पोलिना ने कहा, हम साइबेरिया के जहन्नम से निकल आए हैं और खुदा का शुक्र है कि जिंदा सलामत निकल आए हैं। अब हम जुनूब मगरिब की तरफ सफर कर रहे हैं। अगरचे उस इलाके में भी कहीं कहीं जमी हुई बर्फ के टुकड़े नजर आ रहे थे, मगर यहाँ साइबेरिया वाली कातिल सर्दी नहीं थी। उन्होंने बमुश्किल चंद मील का फासला तय किया था कि रात हो गई। रात उन्होंने वहीं मैदान में जगह बनाकर गुजार दी। देहाती खातून ने उन्हें जवार की कुछ रोटियां दे दी थी। उन्होंने सोने से पहले आग जलाकर चाय बनाई और जवार की रोटी उसके साथ खाई। वो अपने गर्म लिबादों में ही घुसकर सोए रहे। रात किसी न किसी तरह गुजर गई। अगले दिन फिर पैदल सफर शुरू हो गया। पोलिना की वजह से वो ज्यादा पैदल सफर नहीं कर सकते थे। दिन में बमुश्किल 3-4 घंटे सफर करते। अब कहीं कहीं रास्ते में आबादी आ जाती जहां उन्हें खाने पीने को कुछ मिल जाता। चौथे रोज दोपहर के बाद वो अशकाया के कस्बे में पहुंच गए। यहाँ से उन्हें कजाखकोफ तक ट्रेन पकड़नी थी। वो रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गए। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने गाड़ी का पता किया तो मालूम हुआ कि वहां से शाम के बाद एक ट्रेन कजाखकोफ के बड़े कस्बे तक चलती है। उसके आगे कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। शाम को उन्होंने अशकाया के स्टेशन पर ही खाना खाया। पोलिना के जिस दोस्त ने पोलिना के फरार का बंदोबस्त किया था, उसी ने उसे कुछ रूबल भी दिए थे जो रास्ते में उनके काम आ रहे थे। शाम हो गई तो प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर लगी। उसमें कुछ देहाती मुसाफिर पहले से बैठे थे। पोलिना का रूसी होना इमरान के बहुत काम आ रहा था। उसी ने रेल के टिकट खरीदे। उसके लिए रूसी जबान कोई मसला नहीं था। वो उन्हीं लोगों में से थी और किसी को उस पर शक भी नहीं पड़ सकता था। वो दोनों भी ट्रेन में सवार हो गए। इमरान ने देखा कि देहाती मुसाफिरों में कुछ मुसाफिर एक दूसरे से फारसी भी बोल रहे थे। ये मुसलमान थे और उन्होंने या तो ताजिकिस्तानी चौगोशा टोपियां पहन रखी थी या बड़ी खूबसूरत पगड़ियां बांधी हुई थी। ये सुर्खो सफेद सेहतमंद लोग थे। स्टेशन पर उसने कुछ मुसाफिरों को नमाज पढ़ते भी देखा। रेलगाड़ी के डिब्बे खस्ता हाल थे। ट्रेन रवाना हो गई। वो एक खास रफ्तार से चल रही थी। दोनों जानिब रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। सफर बड़ा लंबा था। ये सफर 3 दिन तक जारी रहा। चौथे रोज ट्रेन कजाखकोफ के स्टेशन पर जाकर रुक गई। ट्रेन से उतरकर पोलिना और इमरान रेलवे स्टेशन के अहाते में एक जगह बेंच पर बैठ गए। दिन का वक्त था। नाश्ता उन्होंने रास्ते में ही एक स्टेशन पर उतर कर लिया था। पोलिना ने सबसे पहले नक्शा देखा और कहने लगी, यहाँ से अमाओ का इलाका शुरू हो जाता है। हमें इस मैदान को उबूर करना है। इसके आगे रूस और ईरान का दरमियानी सरहदी पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन पहाड़ों की दूसरी तरफ ईरान का मुल्क है। इमरान ने पूछा कि अमाओ का मैदानी या पहाड़ी इलाका हमें किस तरह उबूर करना होगा? क्या वहाँ से कोई सवारी वगैरह मिल जाएगी?
اس کے جواب میں پولینا نے کہا، جہاں تک مجھے علم ہے اس نیم پہاڑی علاقے میں روس کی سرحد تک اونٹوں کے قافلے آتے جاتے ہیں، ہم بھی کسی قافلے میں شامل ہو جائیں گے، تم یہیں بیٹھو، میں پتہ کر کے آتی ہوں کہ یہاں قافلے کہاں سے جاتے ہیں۔ عمران کو اسٹیشن پر چھوڑ کر پولینا قافلے کا پتہ کرنے چل دی۔ پولینا کو یہ بڑی سہولت تھی کہ وہ روس کی باشندہ تھی اور روسی زبان بولتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو کہنے لگی، یہاں قریب ہی ایک سرائے ہے، وہاں سے قافلے ایران کی سرحد کی طرف جاتے ہیں، ایک قافلہ کل منہ اندھیرے روانہ ہوگا، میرا خیال ہے ہمیں آج کی رات کاروان سرائے میں ہی گزارنی چاہیے، چلو آؤ۔ کاروان سرائے وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، اس کا ایک بڑا اور محرابی دروازہ تھا جس کے اندر بڑا وسیع احاطہ تھا، دونوں جانب مسافروں کی رہائش کے واسطے چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں بنی ہوئی تھیں۔ احاطے میں ایک جانب بہت سے اونٹ بیٹھے جگالی کر رہے تھے، کچھ اونٹوں پر سامان لادا جا رہا تھا۔ پولینا نے ایک کوٹھڑی کرائے پر لے لی، کوٹھڑی میں پرانا قالین بچھا تھا، میلے میلے گاؤں تک کیے پڑے تھے، کچھ پرانے کمبل بھی تھے۔ پولینا نے قافلے کے لیڈر کو روسی سرحد تک 2 آدمیوں کا کرایہ ادا کر دیا تھا۔ رات گزر گئی، 10-12 اونٹوں پر مشتمل ایک قافلہ منہ اندھیرے روانہ ہو گیا۔ پولینا اور عمران ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ قافلہ اماؤ کے سطح مرتفع پر دن کے 12 بجے تک آہستہ آہستہ سفر کرتا رہا۔ دوپہر کو ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا، یہاں مسافروں نے کھانا وغیرہ کھایا اور قافلہ پھر آگے روانہ ہو گیا۔ اسی طرح قافلہ 3 دن تک سفر کرتا رہا۔ چوتھے روز قافلہ روس کے سرحدی قصبے اماؤ پہنچ گیا۔ یہاں سے پولینا اور عمران کو ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کر کے ایران پہنچنا تھا۔ یہ بڑا کٹھن سفر تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اماؤ کی کارواں سرائے میں کچھ دن آرام کرنے اور پہاڑی سفر میں کام آنے والا کچھ سامان خریدنے کے بعد پولینا اور عمران پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ خشک خوراک اور پانی کا کافی ذخیرہ پلاسٹک کی بوتلوں کی شکل میں انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پہاڑی سفر بڑا جان جوکھوں کا کام تھا، دن میں وہ بڑی مشکل سے 3-4 گھنٹے کی مسافت طے کرتے۔ پولینا کے پاس جو چھوٹا سا نقشہ تھا وہ ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ ایک پہاڑ سے اترتے تو دوسرے پہاڑ کی چڑھائی شروع ہو جاتی، اسی طرح سفر کرتے کرتے انہیں 2 ہفتے گزر گئے۔ آخر پہاڑوں کا دشوار گزار سلسلہ ختم ہو گیا اور سامنے میدان نظر آنے لگے۔ وہ ایک جگہ کمر کے ساتھ بندھا ہوا سامان اتار کر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس خوراک اور پانی کا ذخیرہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ سارا دن اور ساری رات انہوں نے اسی جگہ آرام کیا۔ دوسرے دن وہ جنوب مغرب کی سمت چل پڑے۔ یہاں بڑی خشک سردی پڑ رہی تھی۔ شمال کی جانب کوہ البرز کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ انہیں ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا، یہ تاجک مسلمانوں کا گاؤں تھا۔ ابھی تک وہ روس کے علاقے میں ہی تھے۔ انہوں نے گاؤں کی مسجد کے امام سے ملاقات کی اور انہیں اپنی ساری سرگزشت سنا دی۔ امام مسجد فارسی زبان بولتا تھا مگر تھوڑی تھوڑی اردو بھی بول لیتا۔ امام مسجد کی زبانی انہیں معلوم ہوا کہ وہاں سے ایران کی سرحد 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی اور وہاں روسی سرحد پر روس کی بارڈر پولیس اور ایرانی سرحد پر ایران کی بارڈر پولیس تعینات تھی۔ اس کے علاوہ دونوں جانب دونوں ملکوں کی گشتی پولیس پارٹیاں بھی جیپوں پر گشت لگاتی رہتی۔ امام مسجد نے کہا، کوئی چڑیا بھی سرحد پار کرے تو دونوں طرف کی بارڈر پولیس کو خبر ہو جاتی ہے۔ عمران نے امام صاحب سے پوچھا، ان حالات میں آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ امام مسجد کہنے لگا، میں آپ کو ایک آدمی سے ملائے دیتا ہوں، وہ غیر قانونی طور پر ایران آتا جاتا رہتا ہے، وہ بڑے بھروسے کا آدمی ہے، اگر وہ راضی ہو گیا تو تمہیں اپنی حفاظت میں ایران پہنچا دے گا۔ یہ بڑی معقول تجویز تھی۔ اسی رات امام صاحب نے پولینا اور عمران کو اس خاص آدمی سے ملوا دیا۔ اس کا نام شہریار تھا، شکل ہی سے اسمگلر لگتا تھا۔ اس نے دوسری رات پولینا اور عمران کو روس اور ایران کی سرحد پار کروا دی۔ وہ ایران کی ایک کاروان سرائے میں آ کر ٹھہرے۔ کاروان سرائے میں امام خمینی کی دیوار پر لگی تصویر کو دیکھ کر دونوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ وہ روس کے ملک سے نکل آئے ہیں۔ ان کے پاس کوئی پاسپورٹ وغیرہ نہیں تھا، وہ ایران میں پکڑے جا سکتے تھے، لیکن پولینا نے بڑی عقل مندی کا مشورہ دیا۔ اس نے عمران سے کہا، بہتر یہی ہے کہ ہم کسی قریبی قصبے یا شہر کے پولیس اسٹیشن پر جا کر پولیس کو صاف صاف سارے حالات بیان کر دیں۔ میں اس کے ساتھ ہی ایران میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کی درخواست دے دوں گی۔ تم پاکستانی ہو، تم بھی یہی کہنا کہ تم روس کی سیاحت کو آئے تھے کہ روسی پولیس نے پکڑ کر سائبیریا بھیج دیا۔ ایران اور پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، مجھے یقین ہے کہ ایرانی حکام تمہیں پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کر دیں گے۔ عمران نے کہا، اور اگر انہوں نے تمہیں بھی روسی سفارت خانے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تو تم کیا کرو گی؟ پولینا نے کہا، میں تو روسی حکومت کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایران سے سیاسی پناہ کی درخواست کروں گی۔ وہ مجھے روسی سفارتکاروں کے کیسے حوالے کریں گے؟ روسی سفارتکار تو مجھے اسی وقت گرفتار کر لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ایرانی حکام میرے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آئیں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ ایرانی سرحد کے کسی قریبی شہر کی طرف چل دیے۔
शहर में पहुंचने के बाद उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और दोनों ने वही बयान दिए जो हकीकत पर मबनी थे। बहरहाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर तेहरान के पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचा दिया। ईरानी इंटेलिजेंस और ईरानी पुलिस के 2 अफसरों ने पोलिना और इमरान से पूछगिछ शुरू कर दी। पोलिना और इमरान ने जो सही सूरत हाल थी वही बयान दोहरा दिया और कहा कि हम लोग रूस की जेल से फरार हुए हैं और साइबेरिया के बर्फानी सहरा उबूर करके ईरान पहुंचे हैं। पोलिना ने कहा, मैं लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी में उर्दू की प्रोफेसर थी और मुझे सदर येल्सिन की हुकूमत ने नजरियाती इख्तिलाफ के बायस गिरफ्तार करके साइबेरिया के मुशक्कती कैंप में भेज दिया था। आप लोग इसकी तस्दीक कर सकते हैं। इमरान ने कहा कि वो रूस की सयाहत करने आया था कि गलती से एक हसास इदारे के ऑफिस के करीब चला गया, जिसकी बिना पर उसे जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसे सख्त अजियत दी गई और फिर साइबेरिया के लेबर कैंप में भेज दिया गया। पुलिस अफसरों को उनके बयान पर यकीन हो गया तो पोलिना ने कहा, मैं ईरान की हुकूमत से सियासी पनाह की दरखास्त करना चाहती हूँ क्योंकि सदर येल्सिन की हुकूमत से मेरा नजरियाती इख्तिलाफ है। अगर आपने मुझे रूसी सिफारत खाने के हवाले किया तो वो मुझे वापस रूस में KGB के हवाले कर देंगे। इमरान ने कहा, आप मुझे पाकिस्तानी सिफारत खाने के हवाले कर सकते हैं क्योंकि मेरी सारी फैमिली पाकिस्तान में रहती है और मैं पाकिस्तानी ही हूँ। ईरानी पुलिस चीफ ने पोलिना से कहा, हम तुम्हें रूसी सिफारत खाने के हवाले नहीं करेंगे, हम तुम्हारे बयान पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें ईरान में सियासी पनाह भी नहीं दे सकते क्योंकि इस तरह से रूस और ईरान के दरमियान जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं उन पर मनफी असर पड़ सकता है। पोलिना ने कहा, तो फिर मुझे भी इमरान के साथ ही पाकिस्तानी सिफारत खाने के हवाले कर दें, मैं इसके साथ ही पाकिस्तान चली जाऊंगी। पुलिस चीफ ने कहा, हम ऐसा कर सकते हैं मगर पाकिस्तानी सिफारत खाना तुम्हें कबूल नहीं करेगा और ना ही तुम्हें अपने मुल्क में सियासी पनाह देगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें यहाँ से फ्रांस या इंग्लिस्तान जाने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें रूसी सिफारत खाने वालों से अपना पासपोर्ट वगैरह बनवाना पड़ेगा। पोलिना ने कहा, ये तो वही बात हुई, रूसी सिफारतकार तो मुझे फौरन पकड़ लेंगे, वो कभी मुझे पासपोर्ट बनाकर नहीं देंगे। पुलिस चीफ ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, फिर हम मजबूर हैं कि तुम्हें यही कहें कि वापस रूस चली जाओ और उनके आगे अपने मुकदमे की वकालत करो। पोलिना ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे तेहरान में कुछ रोज कयाम करने की इजाजत दें? इस दौरान मैं सोच समझकर कोई फैसला कर सकूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। पुलिस चीफ बोला, इमरान को तो हम पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचा देंगे, लेकिन तुम्हें तेहरान में पुलिस की निगरानी में रहना होगा और तुम अपनी रिहाइश गाह से बाहर नहीं निकल सकोगी। पोलिना परेशान हो गई। इमरान भी फिक्रमंद हुआ कि पोलिना किस मुसीबत में फंस गई है। इससे तो बेहतर था कि वो लोग पुलिस स्टेशन जाने के बजाय अपने तौर पर पाकिस्तान की सरहद पार करने की कोशिश करते और कोयटा पहुंच जाते, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। इमरान पोलिना को इस हालत में बेजारो मददगार नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो ईरानी पुलिस को धोखा देकर पोलिना के साथ सरहद की तरफ फरार भी नहीं होना चाहता था। इसकी वजह यह थी कि ईरान के पाकिस्तान के साथ बड़े बरादराना ताल्लुकात थे। वो अपनी किसी हरकत से उन ताल्लुकात पर बुरा असर नहीं डालना चाहता था। इस मसले को पोलिना ने खुद ही हल कर दिया। उसने इमरान से कहा, इमरान, लगता है यहाँ से तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा हैं। तुम पाकिस्तानी सिफारत खाने चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं अपना कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम कर लूंगी कि मुझे वापस रूस न जाना पड़े। इमरान ने कहा, मगर ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ क्या करोगी? पोलिना ने सख्ती से कहा, मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरे फैसले को बदलने की कोशिश करो। इमरान आगे से कोई जवाब न दे सका। चुनाचे उसी रोज दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। पोलिना पुलिस की हिरासत में ही रही और इमरान को ईरानी पुलिस चीफ ने पाकिस्तानी सिफारत खाने के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।